दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से और विशेष रूप से कल जो फजीहत हुई है हमारे प्रधानमंत्री की भरी संसद में अपने चेले चपाटों के बीच उनकी मौजूदगी में, वो इससे पहले हमने ना तो कहीं गुजरात में होते हुए देखी जब वो मुख्यमंत्री थे, और ना संसद का तो वैसे सवाल भी नहीं होता। वैसे संसद में वो होते ही बहुत कम है, जैसे यहाँ गुजरात विधानसभा में बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन जब जब भी हुए, मौजूद रहे, तब भी ये जो धुलाई हुई है बिना साबुन की, जो राहुल गांधी ने की, वैसी धुलाई जो है भाई आज तक हुई नहीं। और हम इनके फितरत को जानते हैं, और हम तो जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं वो हमसे ज्यादा उनकी फितरत को जानते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि ये बड़े रिवेंजफुल एटीट्यूड के व्यक्ति हैं। मतलब कि अगर किसी ने जो है इनका थोड़ा बहुत ईगो हर्ट कर दिया तो ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब विपक्ष है फॉर्म में, इंडिया अलायंस पुरजोश में है। हर कोई खिलाड़ी जो है उसका वो जमकर बैटिंग कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, है वो टीएमसी के, वो क्या है उनका नाम, जो बनर्जी साहब, उन्होंने कुछ गजब का माहौल कर दिया। ये फिर ये मणिपुर वाले जो सांसद, नाम उनका भूल गया मैं, मतलब नाम ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो बात कही, महुआ मोइत्रा, कोई भी जो है वो मौका नहीं छोड़ रहा। उधर राज्यसभा में खड़गे कुछ अलग ही, 80 साल को के बाद जो है खड़गे साहब जो है कुछ ऐसे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इन सब ने जो है, स्पीकर बिरला साहब का जीना हराम हो गया है 2 दिन। धनखड़ साहब जो है वो, मतलब कि उनको वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको जो है इस रिटालिएशन को फेस करें। लेकिन इनकी तो समझ में आती है, लेकिन मोदी साहब और अमित शाह की इस तरह की बेइज्जती, मतलब जैसे कहते हैं ना, भरी दोपहर में किसी ने जो है बीच बाजार में अगर आपको बेइज्जत कर दिया तो क्या हाल होता है आपका, वो हाल भरी संसद में हुआ है। तो इनकी फितरत जो जानते हैं हम, इनको हमको देखते हुए लगता है कि ये रिटालिएशन होगा। तो इंडिया अलायंस को संसद के अंदर या तो संसद के बाहर किस तरह के प्रत्याघात या तो रिटालिएशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, रखना चाहिए, ये बात भी बड़ी समझने वाली है। अब इस पर जो है हमने कहा कि हम डॉक्टर व्यास साहब को बुलाते हैं, क्योंकि वो इसको भलीभांति जानते हैं। इन दोनों महापुरुषों के साथ रह के उन्होंने काम किया हुआ है अच्छे से अच्छे से जानते हैं। तो हमने कहा कि आपको बुलाते और दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म में है इंडिया अलायंस, बात सही है, लेकिन इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। तो सर आपका, मैं आपको जो है आपका स्वागत करते हुए बस ये सवाल आपसे पूछूंगा। अब आप और हमारे दर्शक जो है तो देखें। धन्यवाद मयूर भाई, आपसे बात करना हमेशा हमारे लिए एक आनंद की बात रही है। आपका चैनल जिस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी प्रस्थापित कर चुका है, मैं मानता हूं कि उस चैनल के माध्यम से बात करना किसी भी कम्युनिकेटर या इन्फ्लुएंसर के लिए एक सुनहरा मौका है, और आपने मुझे इसके काबिल बनाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि 5 साल मैंने काम किया, पहले से जानता हूँ नरेंद्र भाई को, इसलिए मैं इनको जानता हूँ। नहीं वो ठीक है, मतलब देखिए सर, एक पंक्तियां है, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान। नरेंद्र भाई को जानने के लिए तो कुछ साल नहीं, कुछ जन्म चाहिए। तो मैं वो मूर्खता का ताज सर पे नहीं रखना चाहूंगा कि मैं इनको जानता हूँ। हाँ, मैं इनको नजदीक से, करीबी से देख चुका हूँ, देखने का मौका मिलता है तब देखता भी हूँ।
कभी वो प्रभावित कर जाते हैं, कभी निराश कर जाते हैं, मगर ये एक ऐसी शख्सियत है जो आपके सामने से गुजरे तो आप उसकी नोट लिए बिना तो नहीं रह सकते। अब बात पे आएंगे। आज का ये हमारी चर्चा मैं मानता हूँ पूरी क्लिनिकल रहेगी। बिल्कुल। नो, नाइदर फियर नो फेवर। तो पहले राहुल जी से हम निपट लें, जो छोटा कालखंड है 3-4 दिन का। राहुल जी से निपटने के पहले हम पार्लियामेंट की ओर चले। देखिए, जी। पार्लियामेंट या असेंबली के नियम होते हैं। वहां प्रश्न पूछना है तो भी प्रश्न आप नियमों के मुताबिक खड़ा कर सकते हैं। आपको कुछ बात कहनी है तो आप नियमों के तहत कह सकते हैं। नियमों से परे रहकर कुछ भी करना वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और पार्लियामेंट्री बिहेवियर भी नहीं। तो उस मायने में जो किरण रिजिजू ने बताया कि राहुल जी ने पीठासीन स्पीकर साहब की ओर ट्वीट की, मैं नहीं मानता जानबूझकर की होगी, मगर ये उन्होंने एक टेक्निकलिटी थी। जैसे स्पीकर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। वो स्वाभाविक उनके संस्कार थे कि इनके काबू में ही काम करना है तो क्यों न भला संस्कार दिखाए, तो कर रहे होंगे। हम मानते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द स्पीकर। तो ये मैं नहीं मानता राहुल जी कोई जानबूझकर कर रहे होंगे, नहीं, मगर लेकिन सर, जी उसके जवाब में फिर जो राहुल गांधी ने कहा वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि इस सदन में स्पीकर से बड़ा कोई होता ही नहीं है, और बात बिल्कुल सही सही है। है, बिल्कुल तो सही है, जब आप बिल्कुल सही, सबसे बड़े हैं तो फिर आप किसी के सामने झुक नहीं सकते। जब आपका बिल्कुल सही, ओहदा सबसे बड़ा हो तो आप प्रधानमंत्री के सामने जो है झुक के नमन करके आप अभिवादन करें, और बाकी औरों के सामने जो है वो उद्दंडता का प्रदर्शन करें, ये तो ठीक नहीं है ना। तो वहां तो राहुल देखिए, गांधी मुझे आप ओम बिरला जी की भावभंगिमाएं देखिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे मैं कहता हूँ बैठ जाओ, अरे यू बैठ जाओ, माननीय सदस्य बैठ जाओ। ये कोई तरीका था? ये इस तरह से जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, इट लीव्ड मच टू बी डिजायर्ड। मैं चाहूंगा कि सोमनाथ चटर्जी से लेके पूर्णव संगमा से लेकर दादा साहब मावलंकर तक के लोगों की वीडियो इनको देखनी चाहिए। ये इनकी दूसरी टर्म है। पहली टर्म होती मैं इनको माफ करने के लिए तैयार था। ओम बिड़ला इज एक्सप्रेसिंग द अटर कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड द हाउस। उसे कोई अधिकार नहीं है किसी से सिंपैथी लेने का। तो ये बात फिर आएंगे हम उससे। तो राहुल जी ने कही गए तो भी उन्होंने कहा है कि आप सबसे बड़े हैं, सही बात है। कुछ चीजें नहीं की जाती, मैं उससे सहमत हूँ कि आप कोई चीज का डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। राहुल जी ने फोटो दिखाए और स्ट्रिक्टली इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट और रूल्स ऑफ द असेंबली ये नहीं किया जा सकता अनलेस यू हैव टेकन प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पीकर। वो नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है कि भाषा का प्रयोग। अब आप जहां भी स्पीकर को लिबर्टी है, आपको लगता है कि नॉन पार्लियामेंट्री है भाषा, तो आप इसको एक्सपंज कर सकते हैं, मगर एक शब्द नॉन पार्लियामेंट्री आप जाहिर करते हो, उसके बदले में पूरा पैराग्राफ एक्सपंज कर देते हो, ये भी तो ठीक नहीं है। तो कुछ क्षतियां हुई होगी, और विपक्ष की तो यही पर्सनालिटी रहती है कि कहीं ना कहीं अग्रेसिव विपक्ष बनेगा, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं आवाज है, और आवाज अगर हावी ना हो जाए गृह में तो विपक्ष का क्या हाल होता है हम अगले सत्र में देख चुके हैं, अगली पार्लियामेंट में। तो ये बातें कर ले, मगर ये शुरुआत कहां से हुई? आपको विपक्ष के नेता ने आपकी कुर्सी पे आके विनंती की कि आप अब चुने गए हैं, आप हमारे स्पीकर हैं, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। मान पुरस्सर वो प्रधानमंत्री जी के साथ इनको लेकर पीठासीन किया। तब पहली ही परीक्षा उन्होंने
नमन करने में दिखा दी कि कहाँ है इनका आधिपत्य, वो पीठ नहीं है, इनका आधिपत्य प्रधानमंत्री के पास है। दूसरा जो बात है रही वो जो उनकी भाषा है उसको सुनने जैसी भाषा है। आई विश यू कुड हैव गॉट द क्लिप्स। माननीय सदस्यगण, मैं कहना चाहता हूं कि जब स्पीकर यानी मैं खड़ा हूं तब आपको बैठ जाना चाहिए। ये पहली बार है इसलिए मैं बताता हूं, आइंदा नहीं बताऊंगा। 5 साल ऐसे ही चलेगा। ये भाषा नहीं है। You are little more equal than the equal, and respect can be commanded, it cannot be demanded. Om Birla is a character who is demanding the respect. Respect can be commanded. पुन्नो संगमा हंसते हंसते लोगों को ठीक कर देते थे। वो मुझे मतलब मुझे सोमनाथ चैटर्जी और पीएन संगमा का जो कार्यकाल था ना स्पीकर वाला, I really enjoyed that, as even a citizen of this country and a आप journalist. कोई भी देखिए ना मयूर जी, आप कोई भी देखिए, सुमित्रा जी देखिए, बलराम जाखड़ जी का काल देखिए, स्पीकर ऐसे रहे कि जो हंसते हंसते कहना था वो कह जाते थे। दूसरा, वो किसी से वैर भाव या वैमनस्य नहीं रखते थे, इसलिए इनका एक सद्भाव बना रहता था। वो सबसे मिलजुलते थे, बात करते थे। और the speaker should not only be neutral but must appear to be neutral also. Now, where Mr. Om Birla, Honorable Om Birla, respected Speaker Om Birla, lacks is the kind of appearing to be impartial and appearing to be respectful towards the house. He somehow carries the contempt. जैसे वो मालिक है, बाकी के लोग जो राजा के दरबार में बैठे हुए दरबारी हैं और उसके इशारों पे इनको चलना है, ये नहीं हो सकता। तीसरी बात, और वो अहम बात है, एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाते। आपने आज तक खेती बबूल की, पेड़ बबूल के बोए, और फिर आप उसके नीचे बैठे बैठे अब आपको वो ज्ञान आप में आया है। तो किरण रिजिजू स्पीकिंग ऑफ ऑल द पीपल अबाउट पार्लियामेंट्री प्रोसेस, इट मेक्स अ मोकरी ऑफ किसी और को इन्होंने पसंद किया होता है, somebody like Rajnath Singh or somebody who at least carries on face some credibility. Kiran Rijiju speaking about parliamentary process and the parliamentary discipline. अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? तो ये मैं मानता हूँ कि वो माननीय मंत्री श्री है, गोली मारने की बात करते रहते हैं। हाँ, माननीय मंत्री श्री है, और वो मंत्री श्री के पद की गरिमा इनको पालन करना चाहिए। Again, respect is commanded, not demanded, and goodwill is earned, never begged. ये बात इनको रिजिजू को भी इक्वली लागू होती है। अच्छा, आपने पूर्व जन्म में क्या किया है? पूरे के पूरे विपक्ष को 170 लोगों को बाहर कर दिया, किसानों के बिल ऑर्डिनेंस से ले आए, कुछ कायदे आप ये विपक्ष को बाहर भेज के आपने पारित करवा दिए। आपने कौन से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पालन किया है सर? तो आज आप ये अरण्य रुदन कर रहे हैं। आपने किया होता तो आई वुड हैव बोर्ड माय हेड डाउन टू यू एंड सेड नहीं, ये राहुल जी का बिहेवियर गलत था, और उसमें टेक्निकली फॉल्ट्स हैं, मैं वो सम्मत होता हूँ, डिस्पाइट बीइंग नॉट सो काइंड टू द रूलिंग पार्टी। एंड फाइनली मयूर जी, हाउस चलाना ये जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की है, ऑपोजिशन की नहीं है। They are not there to cooperate with you in running the house and getting the ordinances or laws passed. They are bound to be aggressive. They are bound to be volatile. At times, they will be very, very cruel in expressions. हो सकता है, वो opposition है, इनके पास संख्या नहीं, इनके पास आवाज है, इनके पास तथ्य है। जैसे नीट की बात आई, तो नीट में इतना बड़ा गफला हुआ है। एक गफला तो इसे इंसान के साथ हुआ है,
जो इंसान गुजरात के हर मंत्री के साथ फोटो में पाया जाता है, जय जलाराम वाला। तो जय जलाराम, ये दीक्षित पटेल। क्या है सर? आप खुद को कोई कायदा आपको लागू नहीं होता। जो कायदा है उसका पालन विपक्ष को करना है। भूल जाइए, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आप बड़े भाई है, विपक्ष छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई, वो गुजराती में कहावत है कि बाबो रे भारमा तो वहू रे लाजमा। मतलब उसका ये है कि बाबो यानी ससुरा, अगर ससुरा अपना गरिमा पाले रखता है तो मर्यादा बहू में रखते रहता है। उसे ऑब्वियस रिस्पेक्ट देती है। तो आप कुछ भी न करो, आप मर्जी में आए इस तरह का वर्तन करो। आप डिप्टी स्पीकर का पद जो सालों दर साल कांग्रेस ने उदारता से आपको दिया है, वो भी आप पालन नहीं करो। आपको कोई नियम लागू नहीं पड़े और विपक्ष को आदर्श आचार संहिता के मुताबिक वर्तन करना चाहिए। ये अपेक्षा अगर रूलिंग पार्टी रखती है तो मैं मानता हूं कि कहीं उन्हें खुद अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए। मुझे बिल्कुल। मुझे पसंद आता, मोदी साहब के लिए मैं बहुत हाई रिस्पेक्ट रखता हूँ, स्काई रॉकेटेड रिस्पेक्ट, क्योंकि वो कभी कभी सच्ची बातें कह देते हैं। तो उन्होंने कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा होता अगर कि देखो भाई, ये प्रत्याघात हम लोग बिहेव नहीं करते इसलिए आते हैं, तो आप लोग भी जरा मेहरबानी करके, आपकी वजह से मेरी और ताने आते हैं। तो आप कुछ भी करते हैं, गाली मैं खाता हूँ। आप कुछ भी मिसबिहेव करते हैं, पत्थर मेरे पे गिरते हैं। तो आप क्यों करते हैं सर? आप प्रोसेस का पालन करो ना। उसके बाद फिर अगर ऑपोजिशन नहीं सुधरता तो स्पीकर साहब है, हम इनसे डेलीगेशन के रूप में जाके मिलेंगे, कहेंगे कि आप हाउस को काबू में रखें। स्पीकर साहब तो हमारे हैं, हमारे यहाँ उनके इलेक्ट किए हैं, ध्वनि मत से, ध्वनि मत से, खंडित मत से, खंडित मत से, मगर उनके हैं। तो ये जो बात है, ये अरण्य रोदन है जो जो सत्ताधारी पक्ष आज लेके बैठा है। मैं मानता हूं कि उनका खुद का इतिहास, वो 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली जैसा। और जब तक आपके वर्तन में सत्य निष्ठा नहीं है, आपका वर्तन ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता का वहन नहीं करता, तब तक ऐसे बनाव गृह में बनते रहेंगे। और एज ए नागरिक हमें खेद है इसका। ये मेरी पार्लियामेंट है, मैं इसका वोटर हूं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाकर शालीनता से न वर्ते, सौजन्यता से न वर्ते, तो होगा क्या? कैसे चलेगी ये पार्लियामेंट? इसकी गरिमा का क्या हाल होगा? आप देखिए, ब्रिटेन में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। आप देखिए, फ्रांस में इलेक्शन का दूसरा दौर भी आज खत्म हो जाएगा। आप देखिए, और कई देशों में भी सत्ता बदल होता है, जी। मगर गरिमापूर्ण बिहेवियर होता है। ऐसा नहीं गाली गलौज होता है और आक्षेप प्रति आक्षेप हो सकता है। आक्षेप प्रति आक्षेप भी एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस का भाग है। विपक्ष आक्षेप करे तो सत्ताधारी पक्ष प्रति आक्षेप करेगा, मगर सत्ताधारी पक्ष करे सो लीला और विपक्ष करे सो नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं वही जो शुरुआत से जो मतलब मैंने जो भूमिका भी बांधी, इसका भी जो आधार था यही था कि सर अब तक इन्होंने पिछले 10 साल में संसद के अंदर और बाहर जो विपक्ष के प्रति जो भाषा का उपयोग किया है, जो 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 बर्ताव किया है, वो कहीं भी किसी भी एंगल से शोभनीय नहीं है ना। वो हमेशा निंदनीय रहा है, चाहे वो अंदर हो सदन के या सदन के बाहर। तो सही है। अब इनका जो वो जो है ना, वो जो क्राई है उनका, जो ये रुदन है, वो कैसे फिर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अब वो जैसे अमित शाह कहते हैं कि ये ऐसे थोड़ी चलेगा, स्पीकर महोदय आप हमको संरक्षित करें। अब ठीक है, वो आप कह रहे हैं संरक्षित करें, लेकिन भाई आपने 10 साल क्या किया है? आपने कहा संरक्षित तो स्पीकर को किया है इन्होंने। मैं तो वही कह रहा था मैं। तो वो तो, पर मतलब कि वो होगा ना फिर कोई कभी तो सामने से फिर आपको जो है वो आपकी भाषा में जवाब मिलेगा। तो आपको अगर किसी को हड़काना, किसी को गाली देना, किसी को
धमकाना, किसी को पीड़ित करना अगर आपका शौक है, और वही जो है फिर उसी जबान में आपको अगर जवाब मिले, और फिर अगर आप जो है रोना शुरू करें कि अरे ये तो मुझे मार रहा है, अरे ये तो मुझे हड़का रहा है, अरे भाई तो आप तक अब तक क्या कर रहे थे? अब यही तो बात है। अब मुझे उस मुद्दे पे आना है सर कि अब क्योंकि इनका स्वभाव तो दूसरों को हड़काना है, इनका स्वभाव दूसरों को दबाना है, कुचलना है, कब्जा करना है, सब दबोचना है। अब ये पहली बार इनको जो है उनकी दवाई का स्वाद खुद चखने को मिल रहा है। दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। अब ये सहन करने वाले लोग तो है नहीं, कुछ तो होगा। तो आपके हिसाब से ऐसी क्या चीजें हो सकती है जिसको लेकर अभी बहुत फॉर्म में दिख रहे विपक्ष को थोड़ा जो है अलर्ट होना चाहिए? वो अगर आप कुछ कहें, बताया दर्शकों को। देखिए, हम चाहेंगे कि ऐसा न हो, और दोनों पक्ष, और भागवत जी ने भी कहा था, अब तो भागवत जी सर्टिफाइड है ये वाक्य, कि विपक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष है। देखा, भागवत जी जैसी बड़ी हस्ती, चाहे भाजपा सम्मत हो या ना हो, जेपी नड्डा माने या ना माने कि भाजपा आरएसएस का संतान है, मगर हकीकत यह है कि पहले जनसंघ बना, इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को इनमें भेजा गया, वो पॉलिटिकल अपने व्यू पार्लियामेंट में भी व्यक्त हो इसके लिए। और उसके बाद फिर अगर दो पार्टी का मेंबरशिप वाली बात न रही होती तो 80 में सरकार टूटी नहीं होती, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कुछ भी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का जनक है। आप घर बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, मगर बाप नहीं बदल सकते। और ये जेपी नड्डा की गलती थी कि इन्होंने सरासर ये कह दिया कि अब हम बड़े हो गए हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में बैठा हो तो भी पिता उनके लिए उतना ही पूजनीय है। पिता पिता रहता है, बेटा बेटा रहता है। तो जिन लोगों ने आपको दुख में उछेरा, दो सीट थी, उसमें से इनके जो बच्चे सब काम में लगे, विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, तब जाके आप आज ये कहने के काबिल हुए हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक तो ये बात ही, इनके संस्कार गलत है, जेपी नड्डा को नहीं कहना चाहिए। मुझे दुख होता है बीइंग मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर 3 डिकेड्स, तो ये नहीं कहना था। आरएसएस जननी है, जनेता है और पिता भी है भारतीय जनता पार्टी का। पहले जनसंघ था, उसका जुड़वा भाई बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी। तो अब क्या होगा? आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया। मैं मानता हूं कि जो परिस्थिति है उसमें शासक पक्ष को गरिमा से वर्तना चाहिए। आपके तो पास नंबर है, वो आदर्श स्थिति, वो नहीं, आदर्श वो स्थिति। वही मैं आता हूं, आदर्श स्थिति का हम पहले जायजा ले लें। आपके पास नंबर्स हैं। सनत मेहता को एक समय ओपोजिशन में थे तो स्पीकर ने चांस नहीं दिया था, तो स्पीकर के चैम्बर में गए, ये रिकॉर्डेड है कुंदललाल धड़किया की बुक में, और उन्होंने बोला कि सर, हमारे पास नंबर नहीं है, हम अपोजिशन में इसीलिए बैठे हैं। तो इस गृह में जिसका कोई नहीं है उसका स्पीकर है। समझे आप? देखिए, भावना देखिए, आपका दायित्व है हमें संरक्षण देना, कुछ 5-10% हमारी और नमी रखना, ये आपका दायित्व है। वो दायित्व आप रखो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और स्पीकर ऑल्सो ग्रेसफुली gave him extra time, next time he was given the time. तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस प्रणाली है और ये ग्रेस है। अब आप कहते हैं कि ये लोग नहीं बरतेंगे, तो नहीं बरतेंगे तो यही बर्ताव चालू रहेगा, फिर लोकसभा में आवन जावन चालू रहेगी। लोकसभा में से शायद ये टाइम इतना तो इनके लिए पॉसिबल ना हो कि पूरे के पूरे इतने सारे नंबर्स को सस्पेंड करके जो भी मनमानी करे, तो ये लोकशाही की भी कोई वैल्यू बाहर भारत की लोकशाही की रहेगी। ट्रंकेटेड पार्लियामेंट हैज नो मीनिंग. In fact, Indira Gandhi was forced to give election after emergency because the members of the Lok Sabha resigned and the truncated Lok Sabha had no meaningful value.
तो ये जो चीजें हैं वो इन्हें भी ख्याल में रखनी चाहिए मयूर भाई। मगर अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो काफी अहम है, और ये बात में मैं हर्बर्ट स्पेंसर का सहारा लेना चाहता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत अहम बात की है। उसने कहा है कि द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दैट मैन डज नॉट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान इतिहास से कुछ नहीं सीखा और इसीलिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये सीखेंगे ऐसा लगता नहीं। जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजिजू ने तो अपनी बात रखी, जिस तरह से स्पीकर साहब अपने पीठासीन होने के बाद भी जिस तरह से उनका वर्ताव रहा है, जिस तरह से सीनियर जो मेंबर्स है, आपको राजनाथ सिंह को मैं इसमें एक्सेप्शन गिनूंगा। आज तक इनका जवाब था, नपातोला था और काफी संयत था। गडकरी जी बोले नहीं। तो जो सेम मेंबर्स हैं इनके, ये आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलग थलग होते जाएंगे। इसमें फायदा नहीं है, ये अगर ये सोचें कि फायदा है तो फायदा नहीं है। और दोनों और बगल गोड़ी है, एक और नीतीश की है, एक और चंद्रा बाबू ने तो कल 4,000 रुपया वृद्ध पेंशन भी डिक्लेयर कर दिया और करते जाएंगे। तो ये कब तक आप झेलोगे? आप हिंदू की बात करते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण को आप बारी बारी से धुतकारते हो, फिटकारते हो, और आपके साथी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो ये कौन से स्ट्रेंज बेड फेलोज इकट्ठे हुए हैं? एक और चंद्रा बाबू जो मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहते हैं और उनमें उनको ठीक लगे तो दे, उसे व्यक्तिगत तौर पे उनका निर्णय है। और एक और आप जो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी हैं। तो ये आप सत्ता के खातिर जुड़े। आप ये बात याद रखिए मयूर भाई, ये कोई सिद्धांत के खातिर जुड़ी हुई टोली नहीं है। न तो नीतीश बाबू कोई सिद्धांत के खातिर जुड़े हैं, न वो पासवान सिद्धांत के खातिर आए हैं, न कोई मांझी सिद्धांत के खातिर आए हैं। सबको अपनी अपनी दफली बजानी है, अपना अपना राग निकालना है और बहती गंगा में हाथ धोना है। इसीलिए इनके साथ बैठे। बाकी इनकी रियल स्ट्रेंथ तो 240 है। बात सही। वो कम हो सकती है, बढ़ सकती नहीं है, सिवा कि वो ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ करतब निकाले, और निकालेंगे भी। मगर तकलीफ क्या होगी उसमें? सामने बहुत अहम इलेक्शंस आ रहे हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है। ये छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है। तो ये इलेक्शंस इनको इनकी जगह दिखाएंगे। राज्यसभा में इनकी ताकत कम होगी ये इलेक्शंस के बाद। तो ये जो चीजें हैं वो मैं मानता हूं कि सोच संभल के इनको भी बीच पे अनइवन बाउंस है। आप फ्रंट फुट पे जाके खेलोगे या बाहर निकल के हिट आउट करोगे तो आप खुद भी आउट हो सकते हैं। ये बात इनको समझना चाहिए। और अगर एक बीच ओवर में 24 रन चले गए जैसे अक्षर पटेल ने दिए थे फाइनल में, तो गेम बदल सकती है। और ये 12 और 12 24 होते हैं। आप नीतीश और इनको इकट्ठे कर लीजिए और एक दो लोगों को और जोड़ लीजिए, तो 24 का आंकड़ा मिल जाता है आपको, जो जो हमारी T20 को अपने हाथ से निकाल ले गया होता। तो वेंजेंस रखेंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि ये इनका स्वभाव है। कृष्ण का अपमान करने के बाद विदुर ने दुर्योधन को डांटा था कि मूर्ख है तो, तुझे पता नहीं है, पहले तो दूत का अपमान नहीं किया जाता, और ये तो स्वयं नारायण थे। तब उसने जो जवाब दिया ना, वो याद रखो, जानामि अधर्मम नचमे वृत्ति। हाँ, मैं अधर्म क्या है जानता हूं, मगर समहाउ फ्रॉम विद इन आई एम सो बिल्ट अप कि उसके और मेरी वृत्ति नहीं होती। जानामि धर्मम, ये नहीं है मैं धर्म नहीं जानता। नचमे प्रवृत्ति, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
तो ये डायलेमा में रूलिंग पार्टी फंसी है। जानामि धर्मम जानामि अधर्मम, न जानामि धर्मम न जानामि अधर्मम, क्या क्या करेंगे। मगर आखिर तो दुर्योधन वृत्ति प्रिवेल ओवर कर जाएगी कि 5 गांव तो क्या, 100 के टोच पे चढ़े उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। ये वृत्ति से पीड़ित शासक पक्ष जब हो तब अंत में जाके महाभारत होता है। हम प्रार्थना करें ये न हो। हम प्रार्थना करें कि जो भी वेल मीनिंग है, गडकरी जी जैसे या राजनाथ सिंह जैसे और भी कोई सेन जो मेंबर्स वहां बैठे हैं, वो ये न होने दे। नहीं तो मैं मानता हूं कि ये सत्र से ज्यादा बदनाम सत्र और कोई नहीं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। और ये उदाहरण जो है वो आपने बहुत सही दिया कि धर्म क्या है वो मैं जानता तो हूं, लेकिन क्या करूं, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। यही कुछ है हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जो फौज है, उनकी मानसिकता भी यही है कि धर्म क्या है वो जानते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या पार्लियामेंट के प्रोसीजर क्या है? सब 4-4, 5-5, 7-7 बार के मेंबर्स बैठे हैं। पार्लियामेंट के नियम क्या है? फ्लोर क्रॉस करना क्या होता है? इंटरवेंशन क्या होता है? जब स्पीकर इज ऑन हिज फीट तो आपको बैठ जाना होता है। somebody rises on his feet for raising the point of order, तब आपको बैठ जाना होता है। ये नियम है। कौन नहीं जानता है? नियम सब जानते हैं, मगर पालन नहीं करते, क्योंकि नचमेव वृत्ति, ये मेरी वृत्ति नहीं। मैं ये बात वो बकरा बोला मैं, बकरा बोला मैं, तुरंत कटाया शीश। बात सही है सर, बात सही। मेरे ख्याल से जो बातचीत हुई है आज वो, और जो संसद के सत्र को लेकर भी जो आपने एक चिंता और आशंका जताई कि अगर यही चलता रहा तो शायद सबसे बदनाम सत्र हो सकता है। और जैसे आपने कहा, बात बहुत सही है कि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, जिम्मेदारी, क्योंकि वो बड़ा भाई है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। और सत्ता पक्ष में भी मयूर जी ऐसे लोग होने चाहिए जो संकट मोचक हो। संकट मोचक, जैसे प्रमोद महाजन थे भाजपा के पक्ष में, जी, प्रणब मुखर्जी थे, अहमद पटेल थे, ऐसे लोग थे जो जब कभी कोई गुत्थी भिड़ जाए तब इसको सुलझाने का काम करते थे। अल्टीमेटली द डायलॉग मस्ट गो ऑन। यही तो पार्लियामेंट है। काम तो आपको जो करना है ये करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स आर ऑल विथ यू, यू आर द रूलिंग पार्टी। तो यहां आपका अहंकार क्यों आप छता करते हैं? आप यहां नम्र बनो। तो ये संकट मोचकों की गैरहाजिरी भी एक रीजन है। कृष्ण को मालूम था दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर भी उन्होंने दूत कार्य करना स्वीकार किया ताकि अंत में जाके अंततो गत्वा ये ब्लेम ना आए कि पांडवों ने महाभारत कोशिश भी नहीं की थी। वो दुर्योधन की एडमेंसी की वजह से महाभारत हुआ, ये बात एस्टैब्लिश करना था। दुर्योधन तो उनको भी कैद पकड़ने का था। देखो हम क्या कहाँ ले जाता है। दुर्योधन ने दो दूत वैसे दूत जो है वो अवध्य है और दूत के साथ ऐसी कोई गैर वर्तणूक नहीं की जाती। You cannot kill the messenger, दृष्टिकार का कुछ नहीं कर सकते। उसने तो आदेश दे दिया था सैनिकों कैद करो इनको, तब जाके भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब बंदे को पता चला कि ये तो टेढ़ी खीर की बात है, हम उनसे आ जाए। तो लोकशाही में दूत कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके पास कृष्ण की शक्ति होती है, वो विराट होते हैं, सर्व ज्ञान और गुण संपन्न होते हैं। उनका हमेशा यही एक मकसद होता है कि महाभारत ना हो। मगर वो जानामि धर्मम जानामि अधर्मम वाली जो वृत्ति है वही आखिरकार महाभारत की ओर ले जाती है, और महाभारत के बाद सर्वनाश और सत्यानाश के सिवा कुछ नहीं। मेरा देश पनपता रहे, फूलता रहे, फलता रहे, एक तेजस्वी सितारे की तरह दुनिया के आसमां में चमकता रहे, इसके लिए एक स्वस्थ और
बिना राग द्वेष से चलने वाली सरकार और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देने वाला विपक्ष दोनों जरूरी है। विपक्ष से सरकार नहीं चलती, विपक्ष से गृह नहीं चलता। आप जो बोओगे सो पाओगे। बहुत सही बात, बहुत सही बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही, ये धन्यवाद। दर्शकों से बता दें कि ये इस बातचीत में आपको जो है, जैसे शुरुआत में हुआ था, ये बड़ी क्लिनिकल बातचीत है। मतलब कि इसको हमने जो है कोशिश की है कि इस अब तक का जो सत्र चल रहा है, संसदीय कार्रवाई जो चल रही है, और उसमें जो विपक्ष का एग्रेशन है वो भी क्यों है, उसको समझने की कोशिश की। सत्ता पक्ष की ओर से अभी भी जो है वो टंगड़ी ऊंची रखने की बात है, वो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उस पर भी बात की। स्पीकर और राज्यसभा के जो, मतलब जो धनखड़ साहब है या तो बिरला साहब है, ये क्यों इतना इनके साथ जो नहीं होना चाहिए उस तरह का बिहेवियर हो रहा है, इस सब के पीछे जो है हमने जाकर चीजों को समझने की और उसको खोल के रखने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो बस यही चाहते हैं कि इसको आप थोड़ा ठीक से समझें और जाने कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो जो नहीं होना चाहिए वो अगर नहीं होना चाहिए तो कैसे नहीं होगा, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है, ये सब बातें हमने आप तक की। या साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ऐसे ही आपसे करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये बातचीत अब आपने सुनी, साक्षात्कार देखा आपने, सुना, आपके ऊपर है अभी। आपके मन में जो भी राय या सोच बनती हो, आप अपने प्रतिभाव को ये कमेंट के जरिए लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई हो बातचीत तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।